क्या हुआ अमर? इधर लाइव नहीं दिख रहा है मेरे को। Okay. Good afternoon, everyone. I would request every one of you all to please sit down and don't talk amongst each other. Okay, great. Good. Okay. So, before we start with today's topic, there are certain things that I want to tell you all. And then, after these few instructions that I give you, we will start with the act, okay? Firstly, as you all know, especially you all, that from today, there are certain kids who have joined us, okay? So we would like to welcome all these kids. एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए. Welcome to this beautiful journey of CA Foundation. Okay, that's it. That's it. So I would really like to welcome, I and these students, we would really like to welcome you in this particular class. और बेटा और किसी को कुछ फूल वूल देने हो वो भी कर लीजिए. चिट्ठी विट्ठी देनी हो तो वो भी दे देना. इमोशनल हो गया बच्चा. ओके एंड इनको तो मैं अलग से इंस्ट्रक्शंस दूंगी. जस्ट इग्नोर देम फॉर टुडे. आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. And of course, all the virtual and Gurukul kids also, these instructions are for every one of you all together in common who have joined from today. तो कैसा हुआ मैं आपको बताती हूँ बेटा. कुछ दिन पहले हमारे इन बच्चों की बैच ऑलरेडी शुरू हो गई थी, ठीक है. और हमने एक तो कंपनीज एक्ट कवर कर लिया है ऑलरेडी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी हमने शुरुआत कर ली है. तो अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम इनका तो ऑलरेडी इतने समय पहले क्लास शुरू हो चुका है तो अब हमारा कैसे होगा मैम, मतलब हमारे साथ तो गलत हो गया. तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है. प्लीज जस्ट मेंटेन साइलेंस फॉर फ्यू मिनट्स, ओके. इनको जो मैंने पहला एक्ट पढ़ाया है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने इनको कंपनीज एक्ट पढ़ाया है, दिस एक्ट वुड बी द लास्ट एक्ट फॉर यू ऑल. आप समझ रहे हो बात को. तो मैं लॉ के सिलेबस में देर आर 5 एक्ट्स. आप समझ लो 5 चैप्टर्स है, ठीक है. तो इनको अगर मैंने एक चैप्टर पहले पढ़ाया है और आपका और इनका मैं चैप्टर नंबर 2 साथ में ले रही हूं, सो इनका कैसा होगा, चैप्टर 1 हो चुका है, 2, 3, 4 और 5, चैप्टर नंबर 5 तक आपके साथ होगा. फिर इनकी बैच खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं वापस से चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगी जो मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं. सो बेसिकली ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा विच इज नॉट गोइंग टू बी टॉट टू यू ऑल. सिर्फ ऐसा हो सकता है कि इनको और आपको पढ़ाने का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट हो रहा है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिकॉज एवरी एक्ट इज अ डिफरेंट एक्ट और उसका नजरिया, उसका कंटेंट सब कुछ अलग होता है. तो आपको डरने की बात नहीं है. हो सकता है ये बच्चे जो है ना आपको डराने की कोशिश करे, क्योंकि जब ये आए थे ना बेटा पहले दिन आपके जैसे ही मासूम थे.
तब दूसरे सीनियर्स से जो कमेंट पास करते थे और इनको डराने की कोशिश करते थे, अब ये लोग शेयर हो गए, 1-1.5 महीने में आप भी ऐसे हो जाओगे। तो आपको डरने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, अगर हम सीनियर होते हैं तो हम जानबूझ के वो फ्लॉन्ट करते हैं और वो सीनियरिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह पे होता है, क्लासरूम है, घर है या हॉस्टल है। सो इट्स वेरी नेचुरल, यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट और इनकी बातों में आपको आना नहीं है, दैट्स इट। आपको मुझ पे भरोसा है? हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या? तो चुप बैठो। तो देखो, you all have come for me, not for them. Just take them very lightly. कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा। हो सकता है आपके कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स हो गए जो मैं खुद पढ़ाऊंगी, और ऐसा भी होगा इनकी बैच जरूर खत्म हो जाएगी, बट आप लोगों की बैच खत्म नहीं होगी फॉर अ वेरी लॉजिकल रीजनिंग। दे स्टार्टेड फर्स्ट, सो द बैच विल एंड फर्स्ट। यू ऑल स्टार्टेड लेट, सो ऑब्वियसली योर बैच इज गोइंग टू एंड लेट। कंटेंट वाइज आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। इनको भी पार्ट्स टेस्ट है, आपको भी पार्ट्स टेस्ट है। इनको भी लॉ के लिए 2 मेन बुक्स है, एक चार्ट बुक है, एक क्वेश्चन बैंक है। आपको भी 2 मेन बुक्स है, एक चार्ट बुक है, एक क्वेश्चन बैंक है। प्लस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम, आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम हैंड रिटन समरी नोट्स जो इनको भी दिए जाएंगे, आपको भी दिए जाएंगे। हर एग्जाम्पल जो इनको दिया जाता है वो आपको भी दिया जाएगा। हर पीपीटी जो इनके साथ डिस्कस होगा वो आपके साथ भी होगा। सो कंटेंट वाइज देयर इज नो डिफरेंस। The only thing you will feel in the class is that they are familiar with certain terms and you all are not. That's for a very obvious reason that they started the class a little earlier. But जो भी content अब हम आज से पढ़ने वाले हैं, ये इनके लिए भी पहली बार है और आपके लिए भी पहली बार है, because law इसके पहले किसी का भी नहीं हुआ है। Till 12th, we were never familiar with this subject. इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, जिसकी वजह से मेरे लिए चीजें काफी आसान हो जाती है। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए कैसा होता है, आपका बेसिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो हो सकता है किसी ने ज्यादा अच्छे से, किसी ने कम अच्छे से पढ़ाई किया होगा। बट लॉ के लिए यू नीड नॉट वरी, आने वाले जो भी टॉपिक्स है ना, इनका भी नॉलेज जीरो ही है और आपका भी जीरो ही है। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेज, बट फ्रॉम वेर एवर वी आर स्टार्टिंग, यू ऑल आर ऑल ऑन द सेम पेजेस। और अगर दे आर फ्लॉन्टिंग ऑल्सो अबाउट द एक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज दीज एक्ट्स विल बी डन टू यू ऑल, बट टूवर्ड्स द लेटर स्टेज। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हम पढ़ाने नहीं वाले या कुछ बैकअप दे देंगे, सब पढ़ाएंगे, बट अभी नहीं, वो बाद में होगा। तो उतना तो उनको हमें अर्ली स्टार्ट करने का बेनिफिट देना ही पड़ेगा। द ओनली थिंग इज यू डोंट बिकम लो ऑन कॉन्फिडेंस बिकॉज दे हैव ऑलरेडी कवर्ड अ सर्टेन पोर्शन। Okay, so that's seriously and genuinely okay. वो तो थॉट आपको आना ही नहीं चाहिए कि अभी हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा, हम लोग तो इनसे 1.5-2 महीने पीछे है। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। वी आर जस्ट लाइक 12th जून है आज। आपकी एग्जामिनेशन अप्रोक्सीमेटली 20 दिसंबर को होती है। ओके, सो 3rd वीक ऑफ दिसंबर होता है, तो लगभग, अब एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट 20 दिसंबर के आसपास आपकी एग्जामिनेशन होती है। सो बेसिकली इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, ओके, इट्स जून राइट नाउ, तो अब ऐसे केस में जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका लॉ हो जाएगा, अक्टूबर तक तो आपका बीसीआर भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर लॉ और बीसीआर दोनों भी साथ में हो रहा है तो सितंबर एंड तक आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। और आपके पास फिर भी अक्टूबर, नवंबर और मिड ऑफ दिसंबर का समय अभी भी है प्रेपरेटरी लीव के लिए, जहां पे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और खूब सारी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। आज ही इनफैक्ट टेक्निकली क्लास खत्म होने के बाद हम आपको रुकाने वाले हैं और कुछ लॉ से रिलेटेड बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज और बेसिक चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू जस्ट वेट आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर, बट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन इन अ वेरी स्मूथ मैनर। ओके, सो यू ऑल विल नॉट फील दैट जर्क, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं रखोगे मुझ पे तो सारी चीजें फेल है। फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। Okay, so if you're trusting me, things will really go on very smoothly. If you self-doubt or if you doubt on me, बहुत भारी पढ़ा लूंगी मैं, but फिर भी it's not going to reach your heart. Okay, so you just need to go with the flow. Everything will happen and there is a time for that to happen. You just have to listen
and pay attention to whatever topics I am being teaching. Okay, so we started few days back with the first act, and the name of the act is the Indian Contract Act 1872. Okay, ये जो एक्ट है ना आपकी सिलेबस की आई थिंक सबसे मेन एक्ट है. ओके, जैसे मैंने आपको बताया 5 एक्ट्स आपको सिलेबस में कवर करवाए जाने वाले हैं. 5 एक्ट्स में से सबसे मेन एक्ट है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कंटेंट वाइज बहुत इजी, मार्क्स वाइज सबसे ज्यादा, और सिखाने और सीखने के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग भी है. सो बेसिकली अगर ये एक्ट आपके मुट्ठी में आ जाती है, आउट ऑफ 60 मार्क्स ऑफ लॉ, बिलीव मी 22 to 23 मार्क्स इज ऑलरेडी इन योर हैंड. ऑलमोस्ट आपके लॉ का 1/3 सिलेबस इज दिस वन सिंगल एक्ट. 1/3 सिलेबस, एक सिंगल एक्ट, और इतनी इजी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई कुछ टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, या भाई आइंस्टाइन का बाप होना पड़ेगा समझने के लिए, या क्या चल रहा है क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा कभी नहीं होने वाला है. यू जस्ट हैव टू attentively attend the class and then things are going to be in your hand. Okay, जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है, every subject is for 100 marks, और लॉ भी आपका 100 मार्क्स के लिए ही है. बट लॉ में सिर्फ एक थोड़ा सा अलग चीज ये है कि सब्जेक्ट इज नॉट ओनली लॉ, इट इज एक्चुअली लॉ एंड BCR, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. और ये 100 मार्क्स के पेपर में से 60 मार्क्स लॉ है और 40 मार्क्स आपका BCR है. ओके, तो ऑफ कोर्स लॉ मैं पढ़ाने वाली हूं. आपको मेरा नाम पता है? आप लोग तो एहसान फरामोश, आप लोगों से तो बात ही नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है. सो आई एम CA अंकिता पटनी एंड आई एम गोइंग टू बी, नाम तो सुना ही होगा, और मैंने CA किया है, CA के साथ साथ BCom भी कर ही लिया है. And from 2012, that is from the past 11 years, I have been into the teaching profession. And my core competency is law only, so I have been teaching law from day one of my teaching career. उसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस कानूनी मेरी दुनिया है, ठीक है. और यही लॉ जो है आपके पेपर 2 में 60 मार्क्स का आता है, जिसके लिए आई एम गोइंग टू बी योर मेंटोर, योर टीचर, योर फिलोसोफर, योर गाइड, योर फ्रेंड, जो आपको कहना है आप कह सकते, योर एल्डर सिस्टर. जो आपको कहना है आप कह सकते हो. और बाकी के 40 मार्क्स के लिए यू विल बी हैविंग पूजा कामदार मैम, ओके, हु विल बी टीचिंग यू ऑल BCR. सो शी इज एन एक्सपर्ट इन दैट, एंड वहां पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, स्पेशली रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड ड्राफ्टिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि कल जाके आप CA बन जाओगे. ओके, कोई कंपनी के अगर आप CA हो, कुछ नोटिस बनानी है, कुछ लेटर्स इशू करने हैं, जनरल मीटिंग की मिनट्स बनानी है, ये सारी चीजें आपकी कवर होने वाली है इन BCR. और इनफैक्ट लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए अच्छी इंग्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे रिलेट कर पाएंगे. लॉ से लड़ाई बाद में होती है, बच्चों की लड़ाई इंग्लिश से पहले होती है. सो दैट इज व्हाई इवन द ICI थॉट इट फिट that law should be, you know, law should be also linked to business correspondence and reporting, and that is why an integral part of your subject is also BCR, because 100 में से 40 मार्क्स ऑफ कोर्स आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. 10-20 मार्क्स होते तो अलग बात थी, बट 40 मार्क्स कैन नॉट बी टेकन एट अ टॉस. So that is because the ICI feels it is necessary. In fact, जब आप लॉ को पढ़ना शुरू करोगे, यू विल रियलाइज दैट इट्स मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन.
समझना तो हर कोई समझ जाता है, बट इट्स मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन. एंड आवर लॉज हैव बीन ड्राफ्टेड इन इंग्लिश, एंड दैट इज वाई इक्वल इज्जत आपको बीसीआर को देनी पड़ेगी, तो ही आपको इज्जत मिलेगी. ठीक है. सो सिलेबस का भी काफी कंसिडरेबल हिस्सा बीसीआर है, और मार्क्स के हिसाब से भी बीसीआर को 40 है, और प्रैक्टिकली भी इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट, बिकॉज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आज तो मैं आपको कुछ 5 एक्ट्स पढ़ाऊंगी, कल जाके से फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यू बिकम अ सीए और कोई नई एक्ट आ जाती है, कुछ अमेंडमेंट, कंपनीज एक्ट में तो हर साल अमेंडमेंट आता है, तो आप क्लाइंट को ये तो नहीं बोलोगे नहीं नहीं अंकिता मैम ने नहीं पढ़ाया था, तो ऐसी तो बात नहीं होने वाली. तब आपको बेयर एक्ट लेकर एक्चुअली इंटरप्रिट करना होगा और चीजों को समझना होगा. फॉर दैट दीज एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज द रीजन ऑल्सो वाई, सुनना, that was the reason also why this BCR has been introduced in your syllabus. बस 1 मिनट का समय लूंगी, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं. तो जैसे लॉ जो है, लॉ, अब मैं सिर्फ लॉ की बात कर रही हूँ, बीसीआर की सारी बातें पूजा मैम करने वाली हूँ. लॉ की जहां तक बात है ना, लॉ में आपको 5 एक्ट्स करने होते हैं. ठीक है, कौन से 5 एक्ट्स हम बताएंगे आपको, बट इसमें से सबसे पहला एक्ट जो है दैट इज नोन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. What is the name of the act? Indian Contract Act 1872. Basically, when 2 or more people they come together and they enter into a contract. Okay, so कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, ओके, साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करता है, कल जाके अगर आपने कुछ वादा किया है और वादा निभाया नहीं तो क्या मैं आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूं. ये सारी चीजों के बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने वाले हो. ओके, तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल जब आप कोई किराना की दुकान में जाते हो, आप 10 रुपए देते हो और चिप्स का पैकेट लेते हो, इट्स नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. हर रोज देर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट यू एंटर इनटू. से फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल खराब हो गया, आपने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया, और इसी के लिए क्या आपने पैसे दिए हैं, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. आपकी मोपेड है, अब हर रोज आपको ट्रैवल करना है घर से या हॉस्टल से क्लास, क्लास से हॉस्टल या घर. अब ऐसे केस में फिर आपकी मोपेड खराब हो गई है, तब ऐसे केस में यू गेव इट फॉर रिपेयरिंग, तो आपकी मोपेड को रिपेयरिंग देना इज अ कॉन्ट्रैक्ट. संडे शाम को आप रेस्टोरेंट्स में डिनर के लिए जाते हो, इट्स नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत लोग हैं जो पुणे में पहली बार आए हैं थ्रू रेलवेज, कूली आया, उसने आपका सामान उठाया, इट्स नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑक्शन सेल होते हैं, ऑक्शन सेल्स आर नथिंग बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. कितनी बार हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हाँ या ना, मॉल्स में जाके शॉपिंग करते हैं. ऑल दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो यही व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कितने होना जरूरी है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, आपने जो वादा किया है अगर आपने पूरा नहीं किया हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, हु इज सपोज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. ये सारी बातें, क्या कानून भी कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. और इसके बहुत सारे पहलू है, और क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू है और ये एक्ट आपके सिलेबस का मेजर हिस्सा बनता है, इस एक्ट को फाउंडेशन लेवल में हमने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है. हमने क्या किया है, इस एक्ट को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है. तो क्या हो जाता है ना, एक साथ अगर पूरा एक्ट हो जाता है तो बच्चा घबरा जाता है, डर लगने लग जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो चीज नहीं पता है उसका फियर रहता है. जैसे कि अब ये लोग क्यों इतना एटीट्यूड बता रहे हैं, क्योंकि अब ये फेमिलियर हो गए. आप लोग नेचुरली इतना क्यों डर रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये चीज नई चीज है. मैं आपको बताती हूँ, स्वप्निल सर डज नॉट नो स्विमिंग. ओके, तो जब भी हम लोग हॉलीडेज पे जाते हैं टू अ बीच डेस्टिनेशन, ही विल नेवर डू स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, बिकॉज उनके मन में वो फोबिया है, डर है. कुछ बच्चे हैं जिनको पानी से डर लगता है, हाँ है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है.
किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, और पानी से यूजुअली उनको डर लगता है जिनको स्विमिंग आती नहीं है। तो वो डर लग अंदर से, देखो भले ही कुछ होने नहीं वाला है, जब आप क्रूज में जाते हो, बोट में जाते हो, हर क्रूज जो है टाइटैनिक जैसे डूबने नहीं वाली है, या हर ट्रेन का एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपके मन में डर बैठ जाता है कुछ गलत नहीं भी होने वाला है ना, तो आपको लगता है कुछ गलत होने वाला है, अब मैं मरने वाला हूं, ये वाली राइड मेरी आखिरी राइड होने वाली है, और आपके मन में एक नहीं 100 शंकाएं मन में पैदा हो जाती है। भले ही होने कुछ नहीं वाला है बट डर लगता है। जैसे कि जो बच्चों को हाइट से डर लगता है, कोई हिल स्टेशन जा रहे हैं या से फॉर एग्जाम्पल 4 धाम की यात्रा करने जा रहे हैं, जैसे ही वो पहाड़ी वाला सेक्शन चढ़ना शुरू करते हैं, हर बार नीचे वैली में देखते हैं, लगता है अब कुछ मिसहैप होने वाला है और हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। होता है या नहीं? क्योंकि वो डर रियलिटी नहीं है, वो मन में है, और मन में पता नहीं हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो वैसी वो बात है। तो so now recently in the summer breaks, जियाना और सर दोनों they used to go for swimming classes. So now थोड़ा बहुत बेसिक्स तो सर को आ गया, एटलीस्ट इतना है कि भाई पानी में अगर गिरे तो हाथ पैर मार के डूबेगा नहीं, इतना तो है। तो I am hoping कि next time maybe if we go to a beach destination he will not feel that much feared as he used to fear earlier, because now थोड़ा बहुत अब उन्हें पता है कि भाई चीजें मेरे कंट्रोल में है, कुछ तो आता है, तो साइकोलॉजिकली नोज भाई कुछ तो स्विमिंग की लेसन्स लिए है, कुछ तो ट्रेनिंग लिए है, भाई बहुत ही गलत नहीं होगा। कुछ हो भी गया रिवर राफ्टिंग करते वक्त तो भाई अपने आप को तैरते तैरते किनारे तक तो पहुंचा ही दूंगा, या एटलीस्ट डूबूंगा नहीं और कुछ तो हेल्प मांग ही लूंगा, वैसी वो बात होती है। सो टिल द टाइम ना यू डोंट नो थिंग्स यू हैव द फियर, दैट्स वेरी ह्यूमन साइकोलॉजी। बट वंस यू गेट फेमिलियर टू थिंग्स, टू एनवायरमेंट, टू बैचमेट्स, टू द टीचर, ऑटोमेटिकली वो एटीट्यूड शुरू हो जाता है। तो वैसी वो बात होती है। सो प्लीज इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, डू नॉट कंपेयर योर सेल्स विथ योर बैचमेट्स। दे आर, बेटा लाइव देख रहे हो ना, मुझे मन नहीं भर रहा है उससे। तो what they are in a position is obviously 1 month or some students even 2 months lectures उनके हो चुके हैं, तो obviously बात है you and them cannot be compared with each other, but believe me after 2 months you all will have the same position as they have. It's just a matter of time. The more you become familiar with the lessons, the more you become close to this world of law, the more comfortable you will become. Today things will be uncomfortable, मैं ये नहीं कहने वाली हूँ it's going to be a cakewalk, it's a professional examination. Okay, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है 11th और 12th या स्कूलिंग जैसे गया इतने आसानी से हमारा फाउंडेशन भी जाने वाला है। Of course it's a professional course, things are going to be expected to be in that way only. वैसा ही नॉलेज, वैसा ही लर्निंग, वैसा ही प्रेजेंटेशन आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, बट things are manageable and it's possible. Don't talk girls, don't talk. Things are manageable. You just need to have trust in yourself and trust in me. करोगे ना विश्वास खुद पे? Because if you are not trusting yourself, nobody can. और वैसे भी दूसरे लोग तो है ही आपके बारे में बोलने के लिए और आपको डाउट करने के लिए, वो काम तो एटलीस्ट उन पे छोड़ दो। आप ही खुद पे डाउट करना चालू कर दोगे तो दूसरे लोग क्या करेंगे, है ना? तो डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड मोर देन दैट ट्रस्ट मी, द बैच विल गेट ओवर रियली स्मूथली, everything will be covered, there will be no compromise on the content, on the lectures, nor on the books, nor on the revision, and nor on the tests also that are going to be conducted in the class. In fact you all will get something more than that you all have always expected. तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहेगा ही, उसकी आप चिंता मत करना। बस लगातार लगातार मैं कह रही हूँ कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं होना चाहिए जोश जोश में 15-20 दिन अटेंड किया और उसके बाद बस, लगातार कंसिस्टेंटली efficiently and effectively attentively attend the lectures and follow all the instructions that I'm telling you all in the class. Subject is going to be in your hand. Okay,
चलो इसी से शुरुआत करते हैं। एंड जहाँ तक कुछ कुछ बातें हैं जो मैं क्लास के दौरान ही आपको बताती जाऊंगी, हर रोज में कुछ कुछ एलिमेंट्स हो गए जिससे मैं आपको फेमिलराइज कराऊंगी। सब कुछ आज नहीं बोलने वाली हूँ, सिर्फ एक चीज मुझे बोलनी है, जस्ट मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ। ओके, तो लॉ के लिए मुझे एक सेपरेट नोटबुक चाहिए, और स्टेशनरी वाइज मुझे ये कुछ मार्कर पेन्स चाहिए। ओके, ये हाइलाइटर्स, आपको इतना स्टेशनरी रखने की जरूरत नहीं है, एक भी हाइलाइटर है तो भी चलेगा। वट एवर इज एडिशन इज बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। ओके, सो हाँ, तो एक तो आपको ये हाइलाइटर चाहिए, दूसरा आपको ये परमानेंट मार्कर चाहिए, बिकॉज माई बुक्स आर ग्लॉसी बुक्स। इफ यू आर राइटिंग विथ अ नॉर्मल पेन और अ पेंसिल, it will just merge or get erased. So I want these permanent पतले वाले markers. Okay, these highlighters and ऐसे stick notes है। Okay, तो ऐसे stick notes मुझे चाहिए आप लोगों से बस, और एक separate notebook for law. That's the only thing that I want. Apart from that, if you want these multiple color markers and multiple color highlighters, that's all up to you. फिर आप बुक को जितना सजाना चाहते हो आप सजा सकते हो, ये आपकी बुक है, आप जितना उसको सजाओगे उतना उसको देखने की इच्छा होगी, ठीक है। सो द मोर द ब्यूटिफुल, द मोर द इंटरेस्टिंग इट इज। इंटरेस्ट बना रहता है फिर। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट गाइस। Okay, so as I told you all, सुनो ना मेरी बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द फर्स्ट एक्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विद, और इसकी कुछ 6 यूनिट्स है। ओके, जिसमें से आज हम लोग यूनिट नंबर 4 जो है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। किसकी शुरुआत करने वाला है? यूनिट नंबर 4। और इस यूनिट नंबर 4 का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो व्हेन 2 people have entered into a contract, जैसे आपने और मैंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, जहां पे मैंने वादा किया है मैं आपको फाउंडेशन लॉ पढ़ाऊंगी, और मेरे साथ साथ पूजा मैम फाउंडेशन में लॉ में जो बीसीआर का कंटेंट है वो पढ़ाएगी, और आपने वादा किया है कि मैम आपकी जो भी फीस है वो हम आपको देंगे। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू एंड आई हैव एंटर्ड इनटू विथ ईच अदर। अब सवाल ये उठता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन पहले परफॉर्म करेगा और कौन बाद में? क्या मैं पहले परफॉर्म करूंगी या आप बाद में, या आप पहले और मैं बाद में, या क्या वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगा इन टिट्स एंड बिट्स, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट दोगे, टुकड़ों टुकड़ों में मैं पढ़ाती जाऊंगी? वो सवाल आता है कि कौन कब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने वाला है। परफॉर्म मतलब समझता है, जो वादा आपने कॉन्ट्रैक्ट में किया है वो आपको निभाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल इवेंचुअली, है ना। क्योंकि अगर आप आपके वादे को तोड़ते हो मतलब तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तोड़ा है आपने, गलत किया है, वो तो पॉसिबल नहीं है लीगली। सो व्हाट वी वांट इज कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ो और जो आपने वादा किया है उसको आप निभाओ। सो सवाल ये उठता है, who is supposed to perform a contract? What do you think? You tell me. Say for example, अगर आप अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट खरीदते हो, ठीक है, तो आप क्या उम्मीद करोगे जब आप अरिजीत सिंह के लाइव इन कॉन्सर्ट पे जाओगे? कौन आपको गाता हुआ चाहिए? बताओ। अरिजीत। Obviously, you are not going to accept performance from someone else because you paid to listen to Arijit. नॉट somebody else। कोई और होता, टोनी कक्कर, तो शायद आप टिकट खरीदते भी नहीं। आ रही है आपको बात समझ में? यू पेड दैट 2000 रुपीज जस्ट बिकॉज इट वॉज अरिजीत सिंह। सो ऑब्वियस सी बात है आप परफॉर्मेंस भी उसी से एक्सपेक्ट करोगे। सो एक वेरी सिंपल एंड अ वेरी ऑब्वियस पॉइंट, वेरी सिंपल and a very obvious point, who is supposed to perform a contract? आप सोचो ही मत कि मैं लॉ पढ़ा रही हूं, आप जनरली सोचो कि हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट सर्टेन थिंग्स, बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू।
सबसे पहली बात तो हु इज सपोज टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट? सबसे पहले तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जिसने वादा किया है वही उस वादे को निभाए। तो अगर अरिजीत सिंह ने वादा किया है कि वो पुणे में इस तारीख को इस जगह पे लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए आ रहा है, आप उम्मीद यही करोगे कि परफॉर्मेंस भी उसी के साइड से हो। अरे सही है गलत? सो फर्स्ट वी वांट द प्रॉमिसर, देखो, टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रॉमिस कर रहा है उसे कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस दिया गया है उसे कहते हैं एज द प्रॉमिसी। तो अगर अरिजीत सिंह ने वादा किया है परफॉर्मेंस देने का, अब यही एक्सपेक्ट करोगे कि वही उस कॉन्ट्रैक्ट को करे परफॉर्म, वही उस कॉन्ट्रैक्ट को करे परफॉर्म। बट देखो, अरिजीत सिंह की बात अलग है, क्योंकि आपने ये जो पेमेंट दिया है उसके पर्सनल स्किल्स के लिए दिया है। हर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होता है। आप अगर कल जाके यहां पे चिप्स की दुकान पे जाते हो, चिप्स खरीदते हो, वहां पे मालिक बैठा है या उसका एम्प्लॉय बैठा है या उसका एजेंट बैठा है, आपको फर्क पड़ेगा? आपको बस चिप्स का पैकेट चाहिए। नहीं आई बात समझ में? वो मालिक है, उसका भाई है, उसकी बीवी है, उसका बेटा है, उसका एम्प्लॉय है, उसका एजेंट है, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आप 10 रुपए देते हो और चिप्स का पैकेट ले लेते हो, क्योंकि यहां पे दिस 10 रुपीज इज नॉट फॉर दैट अंकल, दैट 10 रुपीज इज फॉर दैट चिप्स का पैकेट। वही याद बच्चों, ठीक है? सो देर इज नो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व। So if there is no personal skill involved, you don't mind the contract to be performed by anyone else. Okay, whether it is the uncle sitting in the shop or his employee, फर्क नहीं पड़ता है। एम्प्लॉय को पैसा देके चिप्स का पैकेट लेके आ जाओगे। तो पहले तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी वुड वांट द परफॉर्मेंस टू बी डन बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ। वी वुड लाइक द परफॉर्मेंस to be done by the promisor himself. Okay, especially in those cases जहां पे पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, जहां पर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। बट इफ देर इज नो पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व्ड, even the employee or the agent can perform the contract, can perform the contract. In fact, इतना भी कानून कहता है कि अगर प्रॉमिसर की डेथ हो गई, ओके, तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जाम्पल, आपने किराने वाले अंकल को कॉल किया और कहा, भैया मेरे को 50 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 10 किलो मूंग दाल, 10 किलो तुअर दाल दे दो। आपने ऑर्डर दे दिया, बट ऑर्डर देने के बाद और आपको माल सप्लाई होने के पहले अनफॉर्चुनेटली अंकल की डेथ हो जाती है, उस किराने वाले अंकल की। शांत हो जाता है वो, क्या कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा? अब उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे कि उनका बेटा या उनकी बेटी या उनकी वाइफ, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई दिस गेहूं, चावल, दाल टू यू। कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खत्म नहीं होता है, अभी भी परफॉर्मेंस देना होगा, अभी भी परफॉर्मेंस देना होगा। बट अब कौन परफॉर्म करेगा? अंकल तो रहे नहीं, तो अंकल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे। बट देखो, इसमें भी एक ट्विस्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो फिर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म नहीं कर सकते ना। आपने अगर अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के लिए पैसे दिए हैं, से गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, आप थोड़े ना उनके बीवी का कॉन्सर्ट सुनने आ जाओगे या बच्चों का कॉन्सर्ट सुनने आ जाओगे। इट्स अ पर्सनल स्किल एंड यू पेड फॉर दैट नेम एंड वॉइस, नॉट फॉर समबडी एल्सेज वॉइस। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है ना,
वो एक्चुअली ना इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। इनवैलिड को हम लीगल टर्म्स में क्या कहते हैं? वॉइड। एक बार बोलो तो नहीं बच्चों, वॉइड, VOID, इट बिकम्स इनवैलिड। और ऑफ कोर्स फिर आपने जो भी पैसा दिया है उसका तो रिफंड आपको मिलेगा, क्योंकि अगर शो नहीं हुआ है तो पैसे किस बात के? शो अगर कैंसिल हो गया है, शो ही नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पैसे भी रख ले और शो भी ना करे। फिर आपको आपका पैसा जो है वो वापस से मिल जाएगा, बट परफॉर्मेंस तो किसी और का एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपके काका जी की बाईपास सर्जरी करवानी है हार्ट की, तो आप अभी इतने टाइम से पुणे में हो, यू केम टू नो कि आपके गांव के कंपैरिजन में पुणे में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे डॉक्टर्स। तो फिर आप आपके पापा और काका को बोलते हो कि गांव में बाईपास सर्जरी करवाने के बदले क्यों ना आप पुणे में आ जाओ। फिर पुणे में आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में इंक्वायरी करते हो और उनसे मिलते हो और डिसाइड करते कि आने वाले महीने के 5 तारीख को आपके काका जी की हार्ट सर्जरी होगी। आज आप डिसाइड कर लेते हो, बट अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर शांत हो गए। अब आप बताओ 5 तारीख को, आने वाले महीने की 5 तारीख को जब आप काका जी को पुणे में लेके आते हो हार्ट सर्जरी के लिए, मतलब बाईपास सर्जरी के लिए, एंड यू कम टू नो कि डॉक्टर तो रहे नहीं, क्या आप डॉक्टर के बेटे से, जो बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया में, क्या उनसे सर्जरी करवा लोगे? ऑब्वियसली बात है, भले ये पापा का बेटा जरूर है, बट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, एंड thus we were ready to do the surgery because it was this doctor. We don't want to get it done by his artist beta. Of course, if that person is no more and the performance was not yet done, then things will come to an end. अगर आपने कुछ एडवांस या टोकन अमाउंट दिया है, वो पैसा आप ले लेना। अब डॉक्टर ही नहीं है तो सर्जरी का तो सवाल ही नहीं होता है। So whatever money you have given, you can claim it back or you can adjust it with some other doctor in the same hospital, as the case may be, जैसे आपकी मर्जी और आपकी इच्छा। बट अगर सर्जरी नहीं हुई है, पैसे ये लोग रख नहीं सकते हैं। Either they will get it adjusted or they will pay it back to you, they will refund it to you. That's how things work. So आपको नहीं लगता ये चीजें कितनी कॉमन है? ये चीजें हम एक्चुअली फॉलो ही करते हैं, कहने के लिए सिर्फ लॉ में लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर दिया ना, सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट थिंग इज कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। आस्क दीज किड्स, क्या क्या सवालों के क्या क्या जवाब दिए है, आलिया के भी ऊपर है। ये छोड़ो भी रहने दो, क्या ही तारीफ कर लूं। सनराइज और सनसेट के बारे में इनको कभी पूछना मत, नहीं तो आप भी ज्योग्राफी भूल जाओगे। हाँ बोलो ना, काय झालं, मतलब क्या हुआ? चाय नहीं है आज? कोई बात नहीं, चलो ओके। तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ अ पर्सनल नेचर और प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट पर्सनल नेचर का नहीं है, जैसे कि किराना की दुकान का एग्जाम्पल बहुत बार होता है ना, भाड़े की गाड़ी करते हो, तो जो ओनर है उस कार सर्विस प्रोवाइडर का, जो ओनर है उस एजेंसी का, उसकी डेथ हो गई है। बट क्योंकि उसकी डेथ हो गई, ऐसा नहीं होगा कि आपने जिस दिन कार बुक की थी कार नहीं आई, कार को आना ही होगा। ओके, सो somebody else is going to manage that business, maybe the legal heir or the employee or the agent, और जो दिन की आपने कार बुक की थी उस दिन आपके घर पे वो कार आके रहेगी।
ऐसा नहीं होगा कि अंकल की डेथ हो गई है तो परफॉर्मेंस नहीं होगा, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर. एंड समटाइम्स, वेरी रेयर बट पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी. और इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूं. और बहुत बार थर्ड पार्टी ने परफॉर्म किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया जाता है. देखो यहां पे क्या हुआ है, A had to give a certain sum of money to B. किसको किसे पैसे देने थे? A को B को पैसे देने थे. A had to give a certain sum of money to B. B गया A के पास पैसे मांगने के लिए, बट A ने पैसा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया. अब A का ही दोस्त था, से फॉर एग्जाम्पल इट वॉज यू, जो A के दोस्त हो. आप ये सब तमाशा देख रहे हो कि A ने कुछ B से कुछ साल पहले पैसे लिए थे, अब पैसे देने का समय आ चुका है, और जब पैसे देने का समय आया है आपका दोस्त A पैसे नहीं दे रहा है. नाउ यू आर वेरी मैच्योर्ड एट योर एज, अज्यूम्ड, ओके, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई A जो कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है. आज भले ही गलत जरिए से A ने B का पैसा अपने पास रख लिया है, बट इसके इल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है. उसको मिल गए होंगे 5 लाख रुपए, बट कल जाके बिजनेस में A का नाम खराब होगा. जब जरूरत पड़ेगी A को कोई पैसा लेंड नहीं करेगा, और गुडविल एक बार डैमेज हो गई तो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है. आप में वो मैच्योरिटी है ये चीज समझने के लिए, इसलिए आप क्या करते हो ना, A के बदले में B को पैसा दे देते हो. आर यू अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? क्या कॉन्ट्रैक्ट आपके और B के बीच में हुआ था? क्या आपको B को पैसे देने थे? पैसे देने किसको थे? बट दे कौन रहा है? मतलब आर यू अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट? आर यू अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी? यू आर अ, और आपने A के बदले में B को पैसे दिए हैं. आपने A के बदले में B को पैसे दिए हैं. आपने A के बदले में B को पैसे दिए हैं, और B ने ये पैसा एक्सेप्ट कर लिया है. B को पता है ये जो पैसा आप दे रहे हो ऑफ कोर्स आपके लिए नहीं बट A के लिए दे रहे हो, बट B को क्या फर्क पड़ रहा है? पैसे देने से उसको मतलब है ना, तो इसलिए उसने ये पैसा एक्सेप्ट कर लिया. मतलब क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस कोई थर्ड पार्टी दे रहा है? यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या कोई थर्ड पार्टी दे रहा है? और थर्ड पार्टी ने दिया गया परफॉर्मेंस क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है? अच्छा चलो, बी ने पैसे एक्सेप्ट कर लिया, एक साइड पे बी ने पैसे, आप लोग कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए, बी ने पैसे तो ले लिए, क्या बी अब ए को स्यू कर सकता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस? क्योंकि ऑलरेडी ए के बदले में आपसे जो परफॉर्मेंस है वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया है. इसलिए इस केस में अब बी ए को स्यू नहीं कर सकता. स्यू करना मतलब केस फाइल करना. स्यू करना मतलब क्या? केस फाइल करना. बी ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये जो पैसे हैं वो एक्सेप्ट कर लिए हैं. आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं, फिर रीडिंग करते हैं, फिर मैं कुछ शॉर्ट नोट्स लिखवाती हूं. पहली बात तो, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप क्या उम्मीद करोगे कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहिए? जिसने प्रॉमिस किया है वो. तो आप बोलो प्रॉमिस और हिमसेल्फ. मैम बोलो तो. अगर प्रॉमिस और नहीं है ओके तो उसका एम्प्लॉय या एजेंट परफॉर्म करे तो चलेगा क्या? अंकल चिप्स का पैकेट दे रहे हैं या उनका बेटा आज दुकान पे बैठा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. समझ रहे हो आप? तो उनका एम्प्लॉय, उनका एजेंट, कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है. बट प्रॉमिस और की अगर डेथ हुई है
तो भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्मेंस देंगे। कौन देगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्मेंस देंगे। यस और नो गाइस? बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, भले ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इट विल बिकम इनवैलिड एंड नोबडी हैज टू परफॉर्म। ओके, you don't expect the son, the daughter, or the wife to perform the contract. It will just become null. And if you've paid certain amount as an advance, you can ask for the refund. Okay, तो आपके साथ ऐसे कुछ गलत नहीं होगा। और sometimes it may happen that a third party is performing the contract. और अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही है और प्रोमिसी ने ये परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब प्रोमिसी प्रोमिसोर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पे आ जाइए ना आप लोग, इतना कुछ रीडिंग करेंगे और मैं कुछ नोट्स लिखवाती हूँ, आज इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या पढ़ाया है, आप उस पेज पे आ जाइए। 1.85 पे प्लीज आइए। 1.85, उसके ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो कल होगा। ओके, जो बच्चे आ जाए प्लीज, ओल्ड किड्स शेयर योर बुक्स विद देम। ओके, शेयरिंग इज केयरिंग। प्लीज हेल्प देम आउट. And as seniors, you are not supposed to take undue advantage of your position. Okay? You are supposed to help them out. Okay? ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को दे रही हूं, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना. And you know undue influence. Who is unsound mind? चलो आ जाइए. Okay. Please help the new joiners, newcomers. Okay. So we are on the analysis part. आपको दिख रहा है analysis? Okay. So, who is going to perform the contract? सबसे पहले लिखा है, it is the promisor himself. If there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, then such promise must be performed by the promisor. तो अगर हम अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट के लिए गए, we want the show, the concert to be performed by अरिजीत सिंह only. तो हमने स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में बताया है, शो किया है कि हमारा इंटेंशन ही है कि अगर हम ये कॉन्सर्ट सुने तो अरिजीत का ही कॉन्सर्ट सुने और उसी का परफॉर्मेंस हम एंजॉय करें. वी डोंट वांट द परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी अदर आर्टिस्ट. ओके, यूजुअली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तब होते हैं व्हेन देयर इज पर्सनल स्किल्स दैट आर टू बी यूज्ड, जहां पे हमारा रिक्वायरमेंट ही रहेगा कि परफॉर्मेंस आप ही करो और कोई ना करे. ओके, दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट जहां पर्सनल नेचर का नहीं होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, the contract can also be performed by the agent and sometimes even by an employee. जैसे कि ग्रोसरी शॉप या ये चिप्स की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, we don't want a particular person to perform. In fact, हमें फर्क भी नहीं पड़ता दुकान पे कौन बैठा है. We just want that material that we asked for. That's it. अरे ये सुनो guys, अगर डेथ हो जाती है, बताओ
तो ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसोर आप क्या उम्मीद करोगे कि किसने परफॉर्म करना चाहिए? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड प्रोमिसोर. डिजीज्ड मतलब डेथ, डिजीज नहीं. किसी ने मुझे पूछा था मैम क्या बीमारी हो गई इसको लास्ट बैच में. डिजीज की बात नहीं कर रही हूं, डिसीज्ड की बात कर रही हूं. मतलब शांत हो जाना. दैट पर्सन इज नो मोर नाउ. तो अगर प्रोमिसोर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा परफॉर्म. बट सुनो ना मेरी बात, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसोर. तो याद रखना, आपके काका जी का बाईपास सर्जरी कार्डियोलॉजिस्ट के आर्टिस्ट बेटे से नहीं होने वाला है. द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. और अगर आपने कुछ एडवांस दिया है, यू कैन आस्क फॉर द. कभी कभार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थर्ड पार्टी से भी परफॉर्म किए जाते हैं. और अगर आपने थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट किया है, बाद में आप प्रोमिसोर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते कि हे प्रोमिसोर मेरे को तो पैसा आया ही नहीं है तुझसे. भाई मुझसे नहीं आया है, मेरे दोस्त से तो आया है ना, और तुमने ये परफॉर्मेंस को कर लिया है एक्सेप्ट. सो बेसिकली प्रोमिसोर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको वापस से वही चीज परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है. उसके बदले में आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी कर लिया है परफॉर्म. यस और नो गाइस? सो आपके नोटबुक्स में प्लीज आ जाइए. आज इतना ही हुआ है हमारा, ये जॉइंट प्रोमिसोर्स और ऊपर का कंटेंट सब कुछ कल होगा. स्टिक नोट पे लिखोगे? अच्छा एक काम करो, स्टिक नोट ले लो, फिर ले लो. ओके, डिड यू टेक अ स्टिक नोट? ओके, हेडिंग दीजिए हु परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट. मैं कुछ डिक्टेट भी करने वाली हूं. हु परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट. हु परफॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, पहला पॉइंट लिखिए. द प्रोमिसोर हिमसेल्फ. द प्रोमिसोर हिमसेल्फ. डैश करके प्लीज लिखो. Whenever there is an intention, whenever there is an intention of the parties, whenever there is an intention of the parties that the promise
should be performed by the promissor himself. By the promissor himself. Comma. Such promise must be performed by the promissor only. Such promise must be performed by the promissor only. By the promissor only. Point number 2 लिखिए. Employee/agent. Employee/agent. Point number 3 लिखिए. Legal representative in case of death. Legal representative in case of death. और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, थर्ड पार्टी. और थर्ड पार्टी के नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिख लो आप, ताकि याद रहे आपको. हो गया. डन. तो बताइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली कौन परफॉर्म करता है? इट इज द प्रोमिसोर हिमसेल्फ. इट इज कभी कभार क्या उनका एम्प्लॉय या एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है. प्रोमिसोर के डेथ के बाद कौन परफॉर्म करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बट अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वर्ड हो जाएगा? Sometimes a contract can also be performed by a third party. और अगर प्रोमिसी ने थर्ड पार्टी का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है तो ऐसे केस में बाद में वो प्रोमिसोर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता फॉर नॉन परफॉर्मेंस. यस और नो गाइस? सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय. अच्छा, जो लोग रिसेंटली अभी ज्वाइन हुए हैं ना आज से, और ठीक है, एक मिनट. हाँ, एक ही मिनट. सुनो ना, जो लोग आज से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, और इनफैक्ट जो लोग 5th मई के भी बैच के बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ. कुछ 2 लेक्चर्स है जिसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स कवर किया है. लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और रूल्स क्या होते हैं. रूल बनाना इजी है, एक्ट बनाना इजी है.
ये सारी बेसिक चीजें मैंने 2 दिन में कवर की है. आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा और ये 2 लेक्चर्स देखने पड़ेगा. बाकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंटेंट वाइज कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना, कब बना, एग्जैक्ट डेट क्या है, कब एप्लीकेबल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, सब कुछ कवर होने वाला है. सब कुछ सब कुछ सब कुछ. मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कौन से 2 लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे. 1 मिनट रुक जाओ. ये 2 लेक्चर्स ना मैं चाहती हूं, कुछ नहीं, ज्यादा देर के नहीं होते, 50-50 मिनट के लेक्चर होते हैं. ठीक है, ये आपको 2 लेक्चर्स देख के आने पड़ेंगे. थोड़ा सा बस ये 2 लेक्चर्स की बात है. मैं आपको नाम बता देती हूं. ये देखो ना, कुछ ये नाम का लेक्चर है. लेक्चर का नाम है सीए फाउंडेशन लॉ फॉर नवंबर 23, लेक्चर 1, सीए अंकिता पटनी. सुनो ना, यहां पे जब आप थंबनेल देखोगे यू विल, ये भी ऐसा कुछ लिखा है 5 अप्रैल का. लेक्चर 1 बहुत सारे हो गए सीए अंकिता पटनी के, बट कौन सा आपको देखना है? द लेटेस्ट वन, द 5 अप्रैल बैच 1. फर्स्ट लेक्चर जो 1 आवर का है, और इसी के बाद ये लेक्चर नंबर 2 है जो भी 1 घंटे का है. ये दोनों लेक्चर्स आपको देखने हैं. कहां पे शेयर करूं? आप लोग हो टेलीग्राम पे, जो नए बच्चे हैं वो? हाँ ठीक है. एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बन चुका है जिन्होंने एडमिशन लिया है. उस टेलीग्राम ग्रुप में आप प्लीज स्टाफ को बोल दीजिए ऐड करने के लिए. ये 2 लेक्चर्स सिर्फ नॉर्मल बेसिक लेक्चर्स है, जिसमें मैंने सिर्फ बताया मैं कैसे पढ़ाती हूं, कौन सी बुक्स दी जाएगी, लॉ का क्या मतलब होता है, एक्ट का क्या मतलब होता है, रूल्स क्या होते हैं, एक्ट को कैसे बनाया जाता है. बस इतना 2 आप कवर कर लो, दैट्स इट. थोड़ा सा साथ आपकी जरूरत है मुझे, ठीक है. और बाकी तो कंटेंट वाइज सब कुछ आपका कवर होने वाला है. मैं खुद पर्सनली फेस टू फेस आपको करवाने वाला हूं, ठीक है. आई विल सेंड दीज 2 लेक्चर्स की लिंक ऑन द ग्रुप. थैंक यू सो मच. सी यू टुमारो. बाय बाय.